हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। वो कहते हैं ना कि समुद्र अगर शांत हो तो उसकी गहराइयों से मजाक नहीं करते हैं। बोर्डिंग स्कूल्स, हॉस्टल्स, अमीर बच्चे और रैगिंग। जी हाँ, बड़े बोर्डिंग स्कूल्स में अक्सर यही होता है। लेकिन कई बार वो लोग जिन्हें रैगिंग लेना और दूसरों को जलील करना बहुत पसंद है, वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और सामने वाले का ईगो हर्ट कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो कौन है और वो क्या है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारी आज की इस कहानी में, जो मेरे साथ शेयर की है शानवी ने। और ये इंसिडेंट उनकी क्लासमेट्स अमृता और कामिनी के साथ हुआ जब ये लोग क्लास 11th में थे। आज शानवी की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टोरी कितनी पुरानी होगी। और शानवी जो थी वो उस टाइम पर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी, क्योंकि इनके जो फादर थे उनकी जॉब में बहुत जल्दी ट्रांसफर हुआ करते थे और इसकी वजह से शानवी की पढ़ाई जो थी वो बहुत डिस्टर्ब हुआ करती थी। इसलिए उसके फादर ने उसका एडमिशन एक फेमस बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। जब ये लोग 11th क्लास में पहुंचे तो इनकी क्लास में आई एक नई लड़की जिसका नाम था अमृता। अमृता एक ब्राह्मण फैमिली से थी और वो सिर्फ नाम की ब्राह्मण नहीं थे। उसके पिताजी एक विद्वान ब्राह्मण थे। वो दूसरे लोगों के घरों के अंदर बड़े बड़े लोगों के घरों के अंदर यज्ञ, हवन और पूजाएं करवाया करते थे। ना सिर्फ इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके परदादा जी सभी के सभी विद्वान पंडित रहे हुए हैं। और इसीलिए क्योंकि वो एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल फैमिली से आती थी, अमृता का नेचर भी कुछ ऐसा ही था। वो मेडिटेट किया करती थी, एक डिसिप्लिन लाइफ जिया करती थी। और शानवी ने ये भी बताया कि अमृता की जो इंट्यूशन पावर थी, मतलब चीजों का पहले एहसास हो जाना, वो बहुत स्ट्रांग थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो चीजें गेस कर दिया करती थी वैसी ही होती थी। दिखने में भी अमृता बहुत सुंदर थी और गुस्से जैसा वर्ड तो शायद अमृता को पता ही नहीं था। शानू ने बहुत रेयरली अमृता को गुस्सा होते हुए देखा था। जितने टाइम वो उसके साथ रही उसने उसमें एक ही बार उसे गुस्सा होते हुए देखा और उसकी वजह से ये कहानी बन गई। अब आप जानते हैं कि ऐसे स्कूल्स के जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें रैगिंग वगैरह तो चलती रहती है और हर स्कूल, हर कॉलेज के अंदर एक ग्रुप होता है ऐसा जिसको रैगिंग लेना बहुत पसंद होता है। सेम ऐसा ही 5 लड़कियों का ग्रुप था इनके स्कूल में भी, जो क्लास 3rd से इस स्कूल के अंदर पढ़ रही थी और उन्हें हर कोई जानता था। दूसरा, ये सभी के सभी बहुत रिच फैमिली से थी, इसलिए अक्सर इनकी गलतियों को माफ कर दिया जाता था और उसका फायदा ये पांचों लड़कियां उठाती थी। चलते फिरते दूसरी लड़कियों के ऊपर टॉन्ट मारना, उन्हें परेशान करना, नए लड़कियों की रैगिंग लेना, ये इनका मेन काम हुआ करता था। हमें पांचों लड़कियों के नाम जानने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन 3 लड़कियों के नाम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कामिनी, दूसरी एनाब और तीसरी एकता। कामिनी इन पांचों की लीडर थी और अपने नाम की ही तरह वो कमीनी यानी क्रूअल थी। वो इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव थी कि सामने वाले के पेन को वो हमेशा इग्नोर किया करती थी और कभी भी उसे समझने की कोशिश नहीं करती थी। उसे दूसरे लोगों को परेशान करने में और सबसे ज्यादा उनको मेंटल टॉर्चर करने में बहुत मजा आता था। अब जब अमृता क्लास में आई तो वो कामिनी का टारगेट बनी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि अमृता दिखने में सुंदर थी, बोलचाल में अच्छी थी, इसलिए उसकी बहुत जल्दी बाकी लड़कियों से दोस्ती हो गई थी। अभी अमृता को स्कूल में आए करीबन 1 ही वीक हुआ था, लेकिन कामिनी ने अमृता को परेशान करना शुरू कर दिया था। उधर जो अमृता थी वो कामिनी को इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि इनके जो हॉस्टल्स थे वो 2 अलग-अलग ब्लॉक में थे। तो ए ब्लॉक में कामिनी रहा करती थी और बी ब्लॉक में अमृता रहा करती थी। इसलिए इन दोनों का इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था और स्कूल टाइम के अंदर भी अमृता कामिनी से थोड़ा बचकर ही चलती थी, क्योंकि वो फालतू किसी से पंगे लेना नहीं चाहती थी। लेकिन असली कहानी की शुरुआत तब हुई जब 11th क्लास के बच्चों को भी ए ब्लॉक वाले हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में कामिनी और वो लड़कियों का ग्रुप रहता था, वहां पर शिफ्ट कर दिया गया और अमृता को मिला रूम नंबर 17। ये जो रूम नंबर 17 है, इसके बारे में स्कूल में एक कहानी थी कि कई सालों पहले एक स्टूडेंट ने इसमें अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से कोई भी रूम 17 को लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहता था। एज सच रूम 17 के आसपास रहने वाली लड़कियों ने कॉरिडोर में घूमते हुए या स्कूल के किसी भी पर्सन ने कोई पैरानॉर्मल चीज ऑब्जर्व नहीं की थी, लेकिन फिर भी रूम 17 को लोग अवॉइड ही किया करते थे। इधर जब कामिनी दूसरे हॉस्टल में थी तब वो शेयर्ड रूम में रहती थी और जब उसे पता लगा कि रूम नंबर 17 लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है और उसको अकेले कोई रूम मिल सकता है, तो वो खुद चलकर वार्डन के पास गई। उसने रिटन एप्लीकेशन दी कि मुझे रूम नंबर 17 अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अब स्कूल अथॉरिटीज जानती थी कि उस रूम में कुछ भी नहीं है और दूसरा, ये तो बहुत ही अच्छा मौका था कि कोई स्टूडेंट आकर एक ऐसे रूम को मांग रहा है जिसमें एक दुर्घटना हुई थी और अगर वो ठीक से रहेगी तो बाकी लोगों के सामने भी एग्जाम्पल सेट होगा कि भाई कुछ नहीं है यहाँ पर, ये बिल्कुल क्लियर रूम है। तो इस तरह से रूम नंबर 17 अमृता को अलॉट कर दिया गया। अब एक दिन की बात है, ये सभी स्टूडेंट्स स्कूल के मेस में बैठकर लंच कर रहे थे। तो सभी लड़कियां अपने अपने ग्रुप्स के साथ बैठी हुई थी। अमृता का ऐसा कोई ग्रुप था नहीं, वो सबसे बातचीत किया करती थी, बट ऐसे उसकी बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं थी किसी से। वो अपना खाना लेती है, खाने में वो सिंपल बिल्कुल सादा दाल चावल ही खाया करती थी। उसने अपने चावल लिए, एक कटोरी में दाल ली और लेकर वो एक कोने वाली टेबल थी उस पर जाके बैठ गई। जनरली उस टेबल पे कोई नहीं बैठा करता था, क्योंकि उसके ऊपर का जो पंखा था वो चलते चलते बंद हो जाया करता था। वहां बैठने के बाद उसने अपने बैग में से एक तुलसी का पत्ता निकाला, उसे उसने अपने खाने पर रखा, अपनी आंख बंद की, दोनों हाथ जोड़े और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। उसके बाद उसने आंख खोली,
एक चम्मच में चावल उठा के वो खाने ही वाली थी कि तभी कामिनी की आवाज गूंजती है, अरे सुनो सुनो सब, देखो ये मोहतरमा शायद किसी मंदिर से भटक के आ गई हैं। उधर सामने से कामिनी, एनाब और एकता चलते हुए अमृता के पास आ रहे थे। अमृता ने अपनी आंखें उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना तो कोई डर था ना कोई गुस्सा, बिल्कुल न्यूट्रल आंखों से वो उन तीनों को देख रही थी। कामिनी आकर उसके सामने बैठती है और एक झटके से उसकी थाली को नीचे फेंक देती है। थाली के स्टील की थाली के नीचे गिरते ही चावल दाल सब बिखर जाता है। अमृता बिल्कुल फिर भी शांत चेहरे के साथ बैठी रहती है और कामिनी को देखती रहती है। कामिनी उससे कहती है, ये क्या भिखारी सा खाना खाती है तू? तू ब्राह्मण है ना? कि भगवान को तुमसे खाने को सिर्फ दाल चावल ही मिले हैं? उसकी बात सुनकर हॉल के अंदर जो और लड़कियां बैठी थी, उनमें से कई लड़कियां हंसने लगी। कुछ लड़कियां कामिनी के साथ लगकर उसके ऊपर टॉन्ट मारने लगी, ओम भूखाय नमः। किसी ने एकदम से छींक मारी और कहा, हो आज तो मुझे पूजा से एलर्जी हो गई है। अमृता ने उन बाकी लड़कियों की तरफ देखा भी नहीं। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना किसी तरह का कोई दर्द या लज्जा। वो बिल्कुल अपनी शांत सुकून में जाकर तुमको जो करना है कर लो, आई एम रिलैक्स्ड, उस तरह के चेहरे के भाव के साथ वो बैठी हुई थी। उसके बाद अमृता अपनी जगह से उठी, बिल्कुल चुपचाप जहां उसकी थाली गिरी थी वहां गई। वहां से उसने एक चम्मच के अंदर चावल और दाल उठाए, गिरे हुए चावल दाल, उनको लेकर वो एक बिल्कुल कॉर्नर की टेबल पे जाके बैठ गई और वहां पर उसने चावल के दानों से एक यंत्र बनाया और फिर से अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। वे बाकी लड़कियां कुछ और कर पाती तभी वहां पर वार्डन आ जाती है। उसके आते सब लड़कियां सीधी बैठकर अपना अपना खाना खाने लग जाती है। उधर कामिनी और उसकी गैंग भी उठकर एक दूसरी चेयर टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाती है। इधर अमृता वापस से उठती है, पहले उस जगह को साफ करती है, उसको डस्टबिन में डालती है जो उसकी प्लेट थी, दोबारा नई प्लेट लेती है, उसमें वापस से अपना खाना लेती है और बैठकर उसी जगह पर जाकर खाने लग जाती है। लेकिन इस बार अमृता खाना खाते खाते सिर्फ एक ही इंसान को घूर रही थी, वो थी कामिनी। ना उसके चेहरे पे किसी तरह गुस्सा था ना कुछ और, बस उसकी आंखें वो खाना खाए जा रही थी और कामिनी को घूरे जा रही थी। और इस तरह से घूरे जाने पर कामिनी भी थोड़ी सी अनसेटल सी हो गई थी। खैर, सब लोग ने अपना अपना खाना खाया, सब निकल गए, लेकिन इसके बाद भी कामिनी नहीं मानी। वो कोई मौका नहीं चूकती थी अमृता को परेशान करने का और उसे छेड़ने का। लेकिन अमृता, जैसे आपको बताया, बहुत स्टेबल माइंड था, वो उसको इग्नोर कर दिया करती थी, रिस्पॉन्स नहीं देती थी। जब कामिनी उसे लगातार परेशान करती रही, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर एक दिन कामिनी ने हद पार कर दी। एक दोपहर की बात है, अमृता अपने रूम में सोई हुई थी। कामिनी चुपचाप उसके रूम में गई और कैंची से उसके लंबे लंबे बाल काट दिए। और इसके बाद सबने अमृता का वो रूप देखा जो किसी ने सोचा तक नहीं था। जब अमृता सोकर उठी और उसे अपने बाल दिखे तो समझ गई कि किसने किया है। उसने आव देखा ना ताव, वो सीधा कामिनी कमरे में गई, उसकी चोटी पकड़ी, उसे चोटी से खींचते हुए हॉल के अंदर लेकर आ गई। इधर कामिनी चिल्लाने लगी, मैं दर्द हो रहा है, छोड़ दो छोड़ दो। और उसकी आवाज सुनकर हॉस्टल की लड़कियां और वार्डन तक वहां पर इकट्ठा हो गए। वार्डन ने आके फटाफट से कामिनी को अमृता से छुड़ाया और उसके बाद उन्हें सारी बात बताई गई। जैसा मैंने आपको बताया कि हर बार की तरह एक रिच फैमिली की वहां से होने की वजह से कामिनी की गलतियों को इग्नोर कर दिया गया और अमृता को समझा दिया गया कि तुम इस लड़की से बातचीत मत किया करो। अमृता उस वक्त तो चुप हो गई, लेकिन उसके बाद उसने वो किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शुरू के 1-2 दिन तो सभी लड़कियों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा, शायद अमृता कामिनी को जवाब देगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमृता ने शायद उसे माफ कर दिया। 2-3 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और इस घटना को अब कुछ हफ्ते बीत चुके थे। तभी एक दिन क्लास चल रही थी और चलती क्लास में अचानक से बैठे बैठे कामिनी को खून की उल्टियां होती है। अब जैसे जो खून की उल्टी होती है, एकदम सब बच्चे घबरा जाते हैं। वार्डन वहां पर आती है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में उसका चेकअप कराते हैं। डॉक्टर कहता है कि डरने की बात नहीं है, शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से उसे ऐसा हुआ है, मैंने दवाई दे दी है, आप इसे ले जाकर आराम करवाइए। वो हॉस्टल में वापस आती है और अपने कमरे में उसे आराम करने के लिए लिटा दिया जाता है। और जैसे उसकी आंख लगती है, उसे कमरे में बहुत तेज हेवीनेस फील होती है, उसके चेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा वजन आ जाता है, उससे सांस नहीं ली जा रही होती है। वो आंख खोलकर देखती तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रही थी, हाथ पैर छटपटा रही थी और उसकी सांस फूल रही थी, जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत आती है। वो ना कुछ बोल पा रही थी, किसी को बुला पा रही थी और तभी अचानक से उसकी रूममेट उसके रूम में आ जाती है और उसके आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो उठ बैठती है और अपनी रूममेट को सारी बात बताती है कि उसे क्या-क्या फील हुआ। अभी रूममेट कोई और नहीं, कामिनी की फ्रेंड एनाब थी। जब वो एनाब को बता रही थी कि मुझे ऐसा-ऐसा फील हुआ, तो एनाब की नज़र कामिनी की गर्दन पर पड़ी और उसने देखा उसकी गर्दन पर उँगलियों के निशान हैं, ऐसे जब कोई किसी का गला पकड़ के दबाता है वैसे। जब कामिनी एनाब को बताती है कैसे क्या हुआ, तो वो एक बार तो उसे उसका वहम मानने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो उँगलियों के निशान थे, वो कुछ और बयां कर रहे थे। एनाब उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती थी, लेकिन उस टाइम कामिनी की तबीयत खराब थी। उसने सोचा कि अगर मैंने उसे अभी इन उँगलियों के निशानों के बारे में बताया, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। इसलिए उसने कामिनी को समझाया कि तूने कोई बुरा सपना देख लिया है, तू रेस्ट कर, मैं यहीं पर हूं। अब एनाब कामिनी के पास ही बैठ जाती है और उसे सोने को कहती है, लेकिन जैसे ही कामिनी अपनी आंखें बंद करती है, उसे वापस से रूम का एटमॉस्फेयर बहुत हैवी फील लगता है और उसे
सिर दर्द होना शुरू होता है। शुरू-शुरू में वो सिर दर्द बहुत हल्का था, लेकिन धीरे-धीरे वो सिर दर्द बढ़ता गया और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसने एनाब से कहा, "मेरा सिर बहुत तेज़ दुख रहा है, तो मुझे सिर दर्द की दवाई ला दे।" तो बोलती, "तू यहीं रुक, मैं लेकर आती हूँ।" वो रूम से बाहर जाती है और इधर उसका सिर दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो अपने बिस्तर नोचने लगती है और फिर एकदम से वो अपने रूम की फ्लोर पर आकर बहुत तेज़-तेज़ चीखने लगती है, अपने बालों को नोच कर बोलती है, "दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है।" और वो इतना तेज़ चिल्लाती है कि उसकी आवाज़ सुनकर एनाब और वार्डन, जिस वार्डन के पास वो गई थी सिर दर्द की दवाई लेने, वो दोनों भागकर उसके रूम में आते हैं और अड़ोस-पड़ोस की बाकी लड़कियाँ भी वहाँ आकर इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे-तैसे करके वार्डन कामिनी को कंट्रोल करती है, उसको दवा देती है, उसके सिर पे मालिश करती है और तब जाके कामिनी को थोड़ा रिलीफ आता है। इसके बाद वो वार्डन कामिनी के पेरेंट्स को फ़ोन करती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसे घर ले जाइए। लेकिन फ़ोन करने पर उन्हें पता लगता है कि उसके पेरेंट्स 1 वीक के लिए बाहर गए हुए हैं और 1 वीक के बाद आकर वो कामिनी को वहाँ से ले जाएँगे। अभी तक सब ये समझ रहे थे कि कामिनी को एक नॉर्मल फीवर है, लेकिन धीरे-धीरे कामिनी के बिहेवियर के अंदर चेंजेस आना शुरू हुए। वो रात को अचानक से उठकर रोने लगती है, चलने लगती है और बोलती है, "कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई मेरा गला दबा रहा है।" और सबसे ज़्यादा परेशान होती थी उसकी रूममेट एनाब। वो भागकर वार्डन को बुलाकर लेकर आई, वार्डन ने उसे समझाया और 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। रात को एकदम से वो चीखने लगती, एनाब घबरा जाती, वो वार्डन को बुला के लाती और वार्डन उसे समझाती। 2-3 दिन तक तो वार्डन ने भी इग्नोर किया, बट उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कामिनी के साथ ये क्या हो रहा है। एनाब ने उन्हें बताया कि ना सिर्फ ये चीखती है, बहुत डरी-डरी रहती है। कभी बिल्कुल एक कोने में बैठी रहेगी, कभी एकदम से बेड के नीचे घुस जाएगी और वहाँ से बाहर ही नहीं निकलेगी। मैम मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। वार्डन ने उसको भी समझाया कि कभी-कभी किसी वजह से ऐसा हो जाता है। क्या तुम्हें कुछ पता है कि इसके साथ कुछ ऐसा कोई इश्यू हुआ हो? या कोई ऐसी मतलब घरवालों से बात हुई हो, किसी फ्रेंड से बात हुई हो, जिससे इसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया हो? उसने बोला, "नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल थी।" उसने उसको समझाया, सब कुछ ठीक रहा और उसी रात एकदम से पूरे हॉस्टल में एनाब की चीखने की आवाज़ आती है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर सब लड़कियाँ और वार्डन भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि एनाब कमरे के कोने में सटी हुई खड़ी है और वो बिल्कुल डरी हुई हालत में कामिनी की तरफ देख रही है। बाकी सब लोगों ने जब कामिनी की तरफ देखा तो उनके भी होश उड़ गए। कामिनी अपने हाथ को ब्लेड से काटे जा रही थी और उससे जो खून बह रहा था उसको वो चाट रही थी, जिसकी वज़ह से उसके यहाँ आस-पास भी पूरा खून ही खून लग गया था। बाल उसके बिखरे हुए थे और देखने में बहुत ही अजीब-सी लग रही थी। वार्डन भी कामिनी का रूप देखकर घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो उसके पास जाती है, बोलती है, "कामिनी बेटा, क्या हुआ? शांत रहो, क्या हो गया तुम्हें?" इतना बोलती है कि तभी कामिनी एकदम से अकड़ के उसकी तरफ देखकर बोलती है, "मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है।" फिर इसके बाद वो एकदम से एक अजीब-सी हँसी हँसने लगती है और हँसते टाइम उसके चेहरे पर पूरा ब्लड लगा हुआ था और उसे देखकर सभी लोग शॉक्ड थे। यहाँ पर क्या चल रहा है, वार्डन की समझ के सब कुछ बाहर था और तभी शान्वी, जिन्होंने हमसे ये स्टोरी शेयर की है, उनकी नज़र पड़ती है अमृता पर। जहाँ हॉस्टल की बाकी लड़कियां परेशान थी, घबराई हुई थी, अमृता एक कोने में खड़ी होकर सबको देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग सुकून था। शान्वी को यहाँ पर कुछ-कुछ चीजें समझ में आ रही थी, वो लिंक कर पा रही थी प्रोसेस को। खैर अभी वक्त था कामिनी को संभालने का। वार्डन जैसे-जैसे उसे संभालती है, पूरी रात वो वहीं पर रहती है, बाकी लड़कियां भी वहीं रहती है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। अगले दिन सुबह जो वार्डन थी वो टीचर्स वगैरह से डिस्कस करती, उन्हें बताती है कि क्या-क्या हुआ। तो टीचर्स को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक टीचर कहता है कि हो सकता है कि इसका बुखार इसके दिमाग में चढ़ गया हो और उसकी वजह से ये पागलों की तरह हरकत कर रही हो। अंदर ही अंदर कोई भी इस जवाब से कन्विंस नहीं था। उन्हें पता था कि यहाँ जो चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। वो ये सब डिस्कस कर रहे थे, तभी उन्हें वापस से हॉस्टल से लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर वो टीचर्स और वार्डन भागते हुए उस वाले ब्लॉक की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ पे पूरी तरह से घबराई हुई लड़कियां खड़ी हुई है और उनके सामने कामिनी फ्लोर पर पड़ी हुई है और उसके सिर के पास खून फैला हुआ है। उसे देखकर ये लग रहा था कि उसने ऊपर से छलांग लगा दी है। तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ जाकर पता लगता है कि वो सेफ है, उसको ऐसी कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं हुई है, नॉर्मल चोटें आई हैं और पता नहीं किस वजह से वो बच गई है। मतलब एज़ सच सीरियस नहीं थी, थोड़ी बहुत चोटें थी, शायद थोड़ा बहुत हाथ-पैरों के अंदर कहीं न कहीं फ्रैक्चर हुआ था, बट उसकी जान बच गई थी। ये सुनकर वार्डन को थोड़ा सुकून आता है, वो वापस से हॉस्टल में आती है और हॉस्टल में आकर अब वो सबसे पूछताछ शुरू करती है। सब लड़कियों से वो पूछ रही थी कि तुम्हें क्या लग रहा है? एनाब से बात करती है, सबसे बात करती है। तभी शान्वी वार्डन के पास जाती है और वो उन्हें सब कुछ बताती है कि मैम इस तरह से मैंने देखा कि जो अमृता थी उसके चेहरे पर किसी तरह कोई गम नहीं है। आप भी एक बार ऑब्ज़र्व करेंगे आपको पता लगेगा। उसकी बात सुनकर वार्डन चुपचाप अमृता की तरफ घूमते-फिरते देखती है और वाक़ई में जहाँ बाकी सब लोग परेशान थे, अमृता के चेहरे पर एक सुकून था। अब वार्डन को भी अमृता पर शक होता है, लेकिन उसे लगता है कि यार ये बच्ची क्या ही करेगी, ऐसा वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ और चक्कर है। फिर उसके बाद उसके पास में रहने वाले रूम में एक लड़की रहती थी, रिद्धिमा। वार्डन उससे जाके बात करती है तो रिद्धिमा उन्हें बताती है कि मैम हाँ, इसका बिहेवियर तो थोड़ा अजीब-सा है और सबसे अजीब बात ये है कि रात के टाइम पर ना पूजा करती है। ये कुछ मंत्र पढ़ती है। अब मुझे लगा ये तो करती है शुरू से, खाना भी मंत्र पढ़ के ही खाती है, सुबह-सुबह मंत्र पढ़ती है, पढ़ने से पहले मंत्र पढ़ती है, तो मुझे लगा कि रात के टाइम पर ये पूजा करती होगी, बाकी से ज़्यादा तो मैम मुझे कुछ नहीं पता है। अब इस तरह से वार्डन इन्वेस्टिगेट करती है और चुपचाप अपने रूम में चली जाती है।
अगले दिन जब सब बच्चे स्कूल अपनी क्लास में गए हुए थे, तो वार्डन चुपचाप से अमृता के रूम में जाती है और वहां जाकर वो छानबीन करती तो उन्हें कमरे के एक कोने में छोटी सी जगह पर कुछ सामान पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि देखकर लग रहा था कि कुछ ब्लैक मैजिक टाइप की चीजें हैं, कुछ यंत्र बने हुए थे और बड़ी छोटी-छोटी चीजें होती हैं, वो वहां पर पड़ी हुई थी। अब देखने में तो यही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ उसने पूजा वगैरह किया हुआ है, लेकिन असलियत जो थी वो कुछ और थी। खैर वो वार्डन समझदार थी, उसने एज़ सच डायरेक्ट अमृता के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जब तक कि चीज़ें प्रूव नहीं हो जाती हैं। इधर कामिनी को उसके पेरेंट्स अपने घर ले गए थे और वहीं अपने शहर में उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। बच्चे सब बातें कर रहे थे, अब अमृता के आस-पास भी किसी ने जाना छोड़ दिया था, सब उससे अलग रहते थे क्योंकि हॉस्टल में रहने वाली हर लड़की को यही लग रहा था कि अमृता ने कुछ ना कुछ काला जादू किया है कामिनी के ऊपर। कुछ लड़कियाँ खुश भी थी क्योंकि वो भी कामिनी से परेशान थी, बट सभी लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि इतना बुरा उसके साथ नहीं करना चाहिए था। इधर 2-3 दिन बाद ये जो वार्डन थी, ये किसी काम से बाहर गई हुई थी और आते-आते उन्हें करीबन रात के 11:30 बज गए। वो आई और वो हॉस्टल में ही बस एंटर करके घूम ही रही थी कि तभी उनका एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन पे बात करते-करते उनकी नज़र हॉस्टल की टेरेस पर पड़ती है और उसके बाद उनके हाथ से वो फ़ोन गिर जाता है। ना वो चीख पा रही थी, ना वो हिल पा रही थी क्योंकि उनकी आँखों के सामने खड़ी थी दीक्षा। वही दीक्षा जो रूम नंबर 17 में रहती थी, वही दीक्षा जिसकी 7 साल पहले मौत हो चुकी थी। ये देखते ही वो बेहोश हो जाती है और जब उनकी आँख खुलती है, तो वो हॉस्टल के मेडिकल रूम में थी। उनके आस-पास कुछ लड़कियाँ और 1-2 टीचर्स थे। अब वार्डन ये समझ चुकी थी कि जो भी कुछ है वो काले जादू से भी ऊपर है। वो बिना देर किए स्कूल के अंदर एक उनके जानकार मतलब किसी नोन से पता करके वो एक तांत्रिक को बुलाती हैं। स्कूल अथॉरिटीज़ ने इसके लिए मना कर दिया था, लेकिन उनको ओवरराइड करके वो उसे बुलाती है क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी यहाँ पर चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। जब वो तांत्रिक आया तो उसने प्रेमाइसेस में घुसते ही बोल दिया कि यहाँ पर किसी ने एक सोई हुई आत्मा को जगाया है। इसके बाद वार्डन ने बताया सब कुछ कि कैसे उसको कामिनी के साथ क्या हुआ, कैसे उन्हें अमृता पर शक है और कैसे उन्हें रात को छत के ऊपर वो लड़की दीक्षा दिखाई दी। तब तांत्रिक वहां पर एक पूजा करवाता है। इस पूजा के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, सिर्फ टीचर्स और वार्डन ही थी और वहां पर उस तांत्रिक ने उन्हें बताया कि कोई काला जादू नहीं है। जिस लड़की की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है और वो खुद नहीं जागी है, उसे बुलाया गया है। उसने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है जो एनर्जी है वो, और उसे वही कंट्रोल कर सकता है जिसने उसे बुलाया है। मेरे बस का ये काम नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब वार्डन या किसी भी टीचर की हिम्मत नहीं थी कि वो अमृता से जाकर सीधे बात कर सके क्योंकि सबको पता था कि अगर अमृता बिगड़ गई तो कामिनी के साथ क्या हुआ था। तभी वार्डन को याद आता है कि अमृता के पेरेंट्स, एक तो ब्राह्मण फैमिली से उसके पेरेंट्स पूजा पाठ करवाते हैं। उसने अगले दिन उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और उसके दादाजी से उनकी बात हुई। उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया, बस ये नहीं बताया कि किसने क्या किया। उन्होंने बताया कि ऐसे एक लड़की है, उसकी मौत हो गई थी, वो दिख रही है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। उनके दादाजी स्कूल पहुंचे अगले दिन और उन्होंने भी स्कूल में पहुंचते ही सेम बात कही कि यहाँ पर किसी ऋणात्मक ऊर्जा का वास है। स्कूल में आने के बाद वार्डन ने उनको सारी बात बताई कि क्या क्या हुआ और उन्होंने बताया कि हमें शक अमृता पर है। उनकी बात सुनकर उनके दादाजी बोले कि देखिए, उसको पूजा पाठ हर तरह का आता है और ये भी मैं जानता हूँ कि उसकी बचपन से इन चीज़ों में दिलचस्पी है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती है। लेकिन फिर भी आप उसे बुलाइए। अमृता को बुलाया गया, उससे पूछा गया, उसने मना कर दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब बार-बार अमृता अपनी बात नहीं मान रही थी तो वार्डन को गुस्सा आ जाता है और उसके दादाजी से बोलते हैं आप मेरे साथ चलिए। वो सीधा उन्हें उसके रूम में लेकर जाती है और वहां जाके दिखाती है कि देखिए ये सब इसने कर रखा है। ये देखते उसके दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके ऊपर चिल्लाते और बोलते कि मेरी पोती होकर तू ये गलत काम कर रही है। इसके बाद उसके दादाजी सब कुछ समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक हवन करना होगा, उसमें सभी बच्चों, जितना भी स्टाफ है, सबको शामिल होना होगा क्योंकि जो भी एनर्जी है इसका सबसे कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाएगा। इसके बाद यही किया गया। रूम नंबर 17 में पूजा की गई, पूरे कैंपस में हवन किया गया और उसके बाद रूम नंबर 17 को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल में सबको पता लग गया था कि कामिनी के साथ जो भी कुछ हुआ वो अमृता की वजह से हुआ, लेकिन अमृता ने जो भी कुछ किया उसका मेन कारण कामिनी थी। उसका वो नेचर था उसे परेशान करने का। अगर कामिनी उसे परेशान नहीं करती तो शायद नम्रता कभी भी इस लिमिट को क्रॉस नहीं करती। अमृता ने सोचा कि अगर वो फिजिकली उससे लड़ेगी, वर्बली उससे लड़ेगी तो बातें बहुत अलग तरीके से जाएंगी और अल्टीमेटली कल्प्रिट उसे ही घोषित किया जाएगा क्योंकि उसकी आंखों के सामने जब कामिनी ने उसके बाल काट दिए थे, किसी ने भी कामिनी को कुछ नहीं कहा। कामिनी को नहीं पता था कि अमृता के पास क्या पावर है। जब अमृता को पता लगा था कि रूम नंबर 17 की क्या हिस्ट्री है, तो जैसा उसके दादाजी ने बताया था, उसको बहुत इंटरेस्ट था पैरानॉर्मल में और मेडिटेशन के थ्रू उसने चुपके से कुछ ऐसी चीजें सीख ली थी जिससे वो सोई हुई आत्माओं को जगा सकती है और उन्हें कंट्रोल कर सकती है। जिस दिन कामिनी ने अमृता के बाल काटे थे, उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया था इसे असली मजा अब मैं चखाऊंगी। और फिर उसने एक प्रोसेस के थ्रू दीक्षा की आत्मा को जगाया और उसे कामिनी के पीछे लगा दिया। बट किस्मत की बात थी कि छत से गिरने के बाद भी कामिनी मरी नहीं और ये बहुत अच्छी बात थी, वरना अमृता जाने अनजाने में बदले की भावना में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। खैर, जब स्कूल अथॉरिटीज को ये पता लगा तो उनके लिए बात बहुत शॉकिंग थी और इस बार उन्होंने एक्शन लिया प्रॉपर। अमृता और कामिनी
दोनों को स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया। और इस तरह से इनके स्कूल में इंसिडेंट हुआ। तो देखा आपने किस तरह से कुछ लोग, जिन लोगों को दूसरे लोगों को परेशान करने में मजा आता है, बिना कुछ उनके बारे में जाने उन्हें छेड़ देते हैं। और जब किसी ऐसे इंसान का ईगो हर्ट होता है, तो वो अपना बदला लेने के लिए सुपरनैचुरल एंटिटीज को भी यूज कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन गलत था, कामिनी या अमृता? कि अमृता ने जो किया वो सही था या उसे कुछ और करना चाहिए था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग।